हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का इस राठौर क्लासेस में स्वागत है। मैं राहुल राठौर आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ आया हूं, जो कि ये हमारा जो चैप्टर है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म, ये जो हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर है, ये पॉलिटेक्निक या IIT जैम, इवन CSIR नेट, AIPMT, CPMT, जो भी मेडिकल के क्षेत्र में जो भी बच्चे केमिस्ट्री से अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म जो चैप्टर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम इस रिएक्शन में आप लोगों को एकदम इनिशियल से यानी बेसिक से शुरुआत करेंगे। इसके पहले आप सभी लोग इस चैनल राठौर क्लासेस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर भी करिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म में होता क्या है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म, मतलब कोई भी रिएक्शन हो और उसका जो मैकेनिज्म वो किस स्टेप के थ्रू हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है, कौन से हमारे इंटरमीडिएट स्टेज बनते हैं या हमारा ट्रांजिशन स्टेज बनता है, और कैसे एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विभिन्न पार्ट में होते हुए कैसे फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो हम इसी की बात करेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे, उसमें बताएंगे क्या। जैसे ये हमारा कोई हो गया सबस्ट्रेट हो गया, यहाँ पे कोई रिएजेंट है, और अगर इस रिएक्शन पर हम कोई कैटलिस्ट लगा दें तो बनेगा क्या, हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो यानी ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल रिएक्शन कैसे होगा, जब तक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। और वो जो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, मान लेते हैं कोई सबस्ट्रेट है RH, कोई भी हमारा रिएजेंट है, अगर जब तक इस सबस्ट्रेट के बीच के बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे तब तक क्या ये रिएजेंट के साथ क्रिया करेगा, नहीं करेगा। अर्थात जब तक सबस्ट्रेट ब्रेक नहीं होगा तब तक रिएजेंट इस पर अटैक नहीं करेगा, और जब रिएजेंट अटैक करेगा तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रिएक्शन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, जो कि कैटलिस्ट इसको बोलते हैं। और कैटलिस्ट का वर्क क्या होता है, कैटलिस्ट का वर्क होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे अथवा घटा दे, लेकिन डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। जस्ट मतलब कि कैटलिस्ट का वर्क केवल इतना ही होता है कि वह किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को या तो बढ़ा दे या तो कम कर दे, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट एज अ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में जो बनेगा पूर्ण रिएक्शन के उपरांत, वो हमारा क्या होगा, मोस्ट स्टेबलाइज होना चाहिए। और फिर अब क्या देखेंगे, तो सबसे पहले जो मैंने बात की है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड ब्रेक होता है, किस प्रकार से हम बॉन्ड ब्रेक करोगे। तो पहला पॉइंट क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक। तो जैसे मैंने सबस्ट्रेट लिया था RH, इसके बीच के बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया, तो इस बॉन्ड ब्रेक करने को हम बोलते हैं बॉन्ड फ्यूजन। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बॉन्ड फ्यूजन होता क्या है। बॉन्ड फ्यूजन को अगर हम डिफिनेशन बोलेंगे क्या बोलेंगे, द ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड in current bond of the compound is known as bond fission। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बॉन्ड सबस्ट्रेट के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, और जैसे ही बॉन्ड को ब्रेक करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड फिशन का मतलब होता है टूटना। तो डिफिनेशन कैसे बोलेंगे, द ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ऑफ अ कंपाउंड इज नोन एज बॉन्ड फिशन। जैसे कोई भी हमारा ये सबस्ट्रेट है, अगर इसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो
वही क्या कहलाएगा, ये हमारा कंपाउंड है। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा, कोवैलेंट बॉन्ड जैसे ब्रेक होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड फिजन। ठीक, अब इसके बाद बॉन्ड फिजन हो रहा है, तो सेकंड पॉइंट की हम बात करेंगे कि बॉन्ड फिजन कितने टाइप्स से हो रहा है ना। जैसे यहाँ पर जो बॉन्ड फिजन हो रहा है, इस बॉन्ड फिजन को हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं। तो अगला पॉइंट क्या होगा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन, टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन। तो अगर हम इस तरीके, जो हमारा सब्सटेंस मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई है वो टू टाइप्स की होती है। ठीक, तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन में क्या लिखेंगे, द बॉन्ड ब्रेकिंग आर, द बॉन्ड ब्रेकिंग आर टू टाइप्स। टू टाइप्स कौन कौन सा होगा, फर्स्ट होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, एंड सेकेंड क्या होगा, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। अब होमोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या होते हैं और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या होते हैं। तो फर्स्ट पहले पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन किस प्रकार से बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और कौन कौन से ऐसे कंडीशन होते हैं, हम आपको टू द पॉइंट सब डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन को हम होमोलिसिस के नाम से भी जानते हैं, होमोलिसिस। तो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एटम है या कोई भी मॉलिक्यूल है ना, ये कोई R2 मॉलिक्यूल है, हम इस मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड को इस प्रकार से तोड़ें। होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, लिटिक का मतलब होता है क्या, सेम, मतलब कि जो दोनों के बीच के बॉन्ड, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन का मतलब क्या होता है, समान, यानी जो भी दो एटम के साथ मिला हुआ है, अगर उसके बीच के बॉन्ड को हम ऐसा करें कि अपना इलेक्ट्रॉन ये ले ले और अपना इलेक्ट्रॉन ये ले, इस प्रकार से अगर बॉन्ड फिजन होता है तो ऐसे बॉन्ड फिजन को बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो डिफिनेशन कैसे बोलेंगे, अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करेंगे तो क्या बोलता है, तो अगर मैं इसकी डिफिनेशन की बात करूंगा तो कैसे बोलूंगा, इन this bond fission, in this bond fission, the covalent bond broken in such a way that each resulting species gets on electron. इसमें बताया क्या गया है कि जब भी हमारा होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा तो इन दिस बॉन्ड फ्यूजन द कोवैलेंट बॉन्ड broken in such a way that each resulting species gets on electron। जैसा कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, जैसे कोई H2 मॉलिक्यूल है ना, तो इसके बीच के बॉन्ड को इस प्रकार से ब्रेक करें कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम इस बॉन्ड को इस प्रकार से ब्रेक करें कि ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले ले और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले ले। ऐसे बॉन्ड फ्यूजन को बोलेंगे क्या, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। ठीक, तो इस प्रकार के बॉन्ड फ्यूजन को हम क्या बोलेंगे, ड्यू टू दिस formation of odd electron
species is known as free radical। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब H2 मॉलिक्यूल जैसे बॉन्ड फिजन, अगर हम होमोलैटिक बॉन्ड फिजन करते हैं तो इस प्रकार से हम बॉन्ड की ब्रेकिंग करेंगे कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन ले ले तथा दूसरा एटम अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ऐसे बॉन्ड फिजन को हम क्या बोलते हैं? होमोलैटिक बॉन्ड फिजन। अब होमोलैटिक बॉन्ड फिजन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक, जो ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज इज नोन एज फ्री रेडिकल। तो हम इसको क्या फ्री रेडिकल भी बोल सकते हैं, फ्री रेडिकल स्पीशीज भी बोल सकते हैं। समझ में आया? तो बॉन्ड को हमको इस प्रकार से होमोलैटिक बॉन्ड फिजन में ब्रेक करना है कि जो भी हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हो उसके बीच में जो भी बॉन्ड फिजन हो वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले ले और किसका फॉर्मेशन हो? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो। जैसे अगर किसी रिएक्शन के थ्रू हम आपको बताएं तो क्या होगा? जैसे कोई ए बी हमारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है और अगर हम इनका होमोलैटिक बॉन्ड फिजन करते हैं, यानी कौन सा? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी ए पे डॉट और बी पे डॉट। इसको हम क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल। अब बात आती है कि जब होमोलैटिक बॉन्ड फिजन में हमको फ्री रेडिकल मिलता है, अब ऐसे कौन कौन से ऐसे कंडीशन है कि जिसमें होमोलैटिक बॉन्ड फिजन बनता है, ठीक। एक चीज और जानते हैं कि जो होमोलिसिस होता है, होमोलिसिस किस मॉलिक्यूल में पाया जाएगा? तो सबसे पहले इसको हम पॉइंट में जानेंगे कि कहाँ कहाँ होमोलिसिस पाया जाएगा। जैसे किसी भी एटम, जैसे दो एटम है, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होना चाहिए, यानी En, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होना चाहिए, वेरी स्मॉल, मतलब ना के बराबर होना चाहिए, बहुत कम, जिसको हम निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है? बहुत ही स्मॉल होता है। और जो हमारा होमोलैटिक बॉन्ड फिजन होता है वो गैसियस फेज में पाया जाता है। होमोलैटिक बॉन्ड फिजन, होमोलैटिक बॉन्ड फिजन takes place in gaseous phase or in the presence of inert solvent। अब इनर्ट सॉल्वेंट क्या होते हैं? सच एज जैसे क्या हो गया? हमारा बेंजीन हो गया, और बेंजीन का CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड ETC। मतलब जो हमारा होमोलैटिक बॉन्ड फिजन पाया जाएगा, क्या कौन से ऐसे कंपाउंड पाया जाएगा जिसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम हो? तो ऐसे कौन से कंपाउंड हो सकते हैं? होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल। ऑल दी होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल आर फाउंड इन होमोलैटिक बॉन्ड फिजन। ऑल दी होमो डायटोमिक molecule are found in homolytic bond fission। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, ठीक। और दूसरी बात क्या क्या कि जिसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो? बहुत ही स्मॉल हो। और जो हमारा होमोलैटिक
बॉन्ड फिशन पाया जाता है वो कौन सी केस में पाया जाता है, गैसियस फेज में पाया जाता है, चाहे वो गैसियस फेज में हो अथवा इनर्ट सॉल्वेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट। इनर्ट का मतलब क्या होता है, अक्रिय, जैसे सच एज बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड ईटीसी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, कंडीशन ऑफ कंडीशन ऑफ होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। ऐसे कौन कौन से कंडीशन होते हैं जहां पर केवल और केवल होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा। जैसे आप रिएक्शन को देखो और तुरंत आपके दिमाग में ये पता चल जाना चाहिए कि हमारा रिएक्शन होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा कि हेटेरोटिक बॉन्ड फिशन होगा। तो उसको हम टू द पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या होंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू लाइट या सनलाइट। अगर किसी भी रिएक्शन में अगर एच न्यू कंडीशन दे देता है, एच न्यू लाइट, ठीक, तो हमको ये पता चल जाएगा कि इसमें जो भी रिएक्शन होने वाला है वो कैसा होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इन द प्रेजेंस क्या बोल रहा है, टेम्परेचर greater than 500 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर अगर 500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है किसी भी रिएक्शन कंडीशन में, तो ऐसा माना जाएगा कि वहां पर कौन सा बॉन्ड फिशन हो रहा है, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। थर्ड पॉइंट, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड जैसे ROOR। जब कभी भी दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं पर ऑक्साइड बॉन्ड। क्योंकि ये ऑर्गेनिक का पार्ट है, कार्बन से लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड। और फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे किसी भी रिएक्शन में तो ऐसा माना जाएगा कि वहां पर होमोलिटिक बॉन्ड फिशन हो रहा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल इट सेल्फ। अगर फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में हो रहा है, अगर वो खुद प्रेजेंट है, तो वहां भी क्या होगा, हमारा होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा। तो जितने भी मैंने अभी तक पॉइंट बताए हैं, सभी पॉइंट को अगर इतने पॉइंट अगर आपको याद है तो बस केवल इतना ही कंडीशन है कि उस केस में हमारा कौन सा बॉन्ड फिशन होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा। और नेक्स्ट बात करते हैं हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन। ठीक, अगला पॉइंट कौन सा है, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन। सेकेंड, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन। तो सेकेंड है क्या, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन। इसको हम हेटेरोलिसिस के नाम से भी जानते हैं। तो अगर इसके डिफिनेशन की बात करेंगे, द ब्रेकिंग ऑफ in the heterolytic bond fission, the breaking of covalent bond in such a way one species loss of electron and become
पॉजिटिव चार्ज and other species gain of electron and become negative charge। हम हेटेरोटिक बॉन्ड फिजन की बात करेंगे तो उसमें बोला क्या गया, इन दी हेटेरोटिक बॉन्ड फिजन द ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन सच अ वे वन स्पीशीज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। एंड अदर स्पीशीज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है उसी को अदर स्पीशीज क्या करेगा, गेन कर लेगा और बिकम निगेटिव चार्ज। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल की बात करें, ए और बी कोई एक हमारा स्पीशीज है, इसमें अगर हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन हो रहा है, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन हो रहा है तो होगा क्या, जैसे ही बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी इन हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन द ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन सच अ वे वन स्पीशीज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही बॉन्ड का ब्रेक होगा यानी एक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, निकालेगा एंड बिकम पॉजिटिव चार्ज, तो ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मानते हैं ए क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और बी उस इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, तो ए पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और बी पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और पता चल क्या चल गया, हेटेरोलिटिक, देखो दोनों में समान है कि नहीं, ए पे पॉजिटिव ए पे निगेटिव। तो और जब भी ऐसे हो हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन का फॉर्मेशन होगा तो फॉर्मेशन किसका होगा, कैटायन एंड एनायन। जब भी कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो वहां पर क्या होगा, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो क्या बोल सकते हैं, इन की पॉइंट है ये की पॉइंट, इन हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन in heterolytic bond fission there is greater difference in the electronegativity of the compound। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन पाया जाएगा तो क्यों पाया जाएगा, क्योंकि उसके उस मॉलिक्यूल जो भी हमारा मॉलिक्यूल है उसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ग्रेटर डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस करने का मतलब एक हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होना चाहिए। जैसे दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तभी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, जैसे हम मान लें यहाँ पर बी हमारा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ए हमारा क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो बी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और जब खींचेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। ए ने इलेक्ट्रॉन को दिया इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन में जो कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है वो एज अ इंटरमीडिएट इस जो कार्बोकेटायन या कार्बन आयन का जो भी फॉर्मेशन हो रहा है, जो भी कैटायन या एनायन बनेगा उसको हम एज अ इंटरमीडिएट ट्रीट करेंगे। और जो ये पूरा हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन का जो मैकेनिज्म होता है, इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, आयनिक मैकेनिज्म। कैसा मैकेनिज्म, आयनिक मैकेनिज्म। समझ में, तो जब भी हमारा हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा किसी भी मॉलिक्यूल में तो उसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा जिसे हम कैटायन या एनायन बोलेंगे
और जो कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, आयनिक मैकेनिज्म के थ्रू होता है। यानी किसी भी एटम में जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा तब तक वो आयनिक फॉर्म में नहीं जाएगा, और जब तक आयनिक फॉर्म में जाएगा नहीं तब तक कैटायन एनायन का फॉर्मेशन होगा नहीं, है ना। तो इसका मतलब कोई भी कंपाउंड हो जब तक उसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा तब तक उसमें आयनिक मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करेगा। अर्थात हेटेरोटिक बॉन्ड फिशन होने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जो कि हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो आप लोग इस लेक्चर को शेयर करिए, और जो कि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री को जानने के लिए, पहचानने के लिए कि कैसे रिएक्शन आगे होता है। बाकी नेक्स्ट जो आगे हम पढ़ाएंगे आपको उसमें कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।